हेलो एवरीवन। रीस्टार्ट सीरीज में ज्योग्राफी का आज थर्ड वीडियो है। अगर आप पीछे के दो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि किसी वीडियो आपसे मिस ना हो, और प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखें। पिछले वीडियो तक हमने ये समझा था कि कैसे हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है और बिग बैंग थ्योरी कैसे काम करती है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे हेवनली बॉडीज के बारे में। हेवनली बॉडीज बोले तो खगोलीय पिंड। तो हेवनली बॉडीज होता क्या है? एवरी बॉडी सिचुएटेड इन स्पेस अबव द अर्थ इज नोन एज हेवनली बॉडीज। यानी हर वो चीज़ जो अर्थ से ऊपर अंतरिक्ष में स्थित है उसको हम खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, जैसे स्टार, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, सन, गैलेक्सी इत्यादि। अब हम समझते हैं स्टार के बारे में। तो स्टार एक हेवनली बॉडीज है। इसके पास खुद का लाइट होता है, इल्यूमिनेट्स फ्रॉम इट्स ओन लाइट। ये जो है धूल कण और गैसों से मिलकर बना होता है। ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी भी है, ये ऊर्जा का स्रोत भी है, क्योंकि इसमें लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन होते रहता है। क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होती है, इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। इसको हम नाभिकीय संलयन भी कहते हैं, जिसमें दो हाइड्रोजन कन्वर्ट होते हैं एक हीलियम में और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। यही एनर्जी इसको इल्यूमिनेट करने के काम आती है, इसको खुद को चमकाने के काम आती है। इसी से ये हमारा तारा जो है चमकता है। ठीक है, अब हम समझते हैं लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, यानी तारों का जीवन चक्र। तो ये कई स्टेजों में कंप्लीट होता है। स्टेज 1 देखते हैं, इसमें हम प्रोटो स्टार, जो हम तारा अपनी नग्न आंखों से देखते हैं वो प्रोटो स्टार है। इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होता है, जिसमें दो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है और एनर्जी रिलीज होती है। स्टेज 2 है रेड जियंट स्टार, यानी रक्त दानव तारा। इसमें क्या होता है, तारा जो है लाल हो जाता है। चलिए समझते हैं कैसे होता है ये। तो मान लेते हैं, चलिए इसको समझने के लिए हम इस तरह का फिगर लेते हैं। जैसे देखिए, ये कोई स्टार है, इसका सरफेस है, और ये कोर है। ठीक है, ये है कोर। सरफेस पे सबसे पहले न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होता है। ठीक है, यानी सरफेस पे सबसे पहले न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होता है। और सबसे पहले न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो रहा है तो सरफेस की हाइड्रोजन कम होगी। इसका मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, इससे टेम्परेचर डिक्रीज होगी। लेकिन कोर पे न्यूक्लियर फ्यूजन देरी से स्टार्ट होगा, यानी सरफेस के कंपेयर में हाइड्रोजन देर तक चलेगी, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन कंटिन्यू होते रहेगा। इससे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, और टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये कोर जो है रेड कलर का दिखने लगेगा। जैसे आप देखते होंगे कोई भी चीज़ गर्म होती है तो वो रेड कलर का दिखने लगता है। इस तरह से ये ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से रेड दिखने लगता है। इसी को हम रेड जायंट स्टार बोलते हैं। स्टेज 3 है सुपरनोवा एक्सप्लोजन। अब ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन क्या होता है? सुपरनोवा एक्सप्लोजन में होता क्या है कि लाइटर एलिमेंट जो है ना हैवी एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, हीलियम कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, चूँकि हीलियम
हैवी एलिमेंट है और ये हैवी एलिमेंट में है तो इसका मास भी ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा है तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगा। डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से इसमें एक्सप्लोजन होगा और इसी एक्सप्लोजन को हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सप्लोजन। डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा एक्सप्लोजन भी होगा, इसी को हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद किसी भी स्टार का फ्यूचर जो है उसके मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं दो केस। जब मास ऑफ स्टार इज ग्रेटर देन 1.4 ms एंड एक है मास ऑफ स्टार इज लेस देन 1.4 ms। ये ms क्या है? ये है मास ऑफ सन, यानी जब किसी स्टार का मास 1.4 गुना होगा सूर्य के मास से, तब ब्लैक होल बनेगा। और जब मास ऑफ स्टार 1.4 गुना कम होगा मास ऑफ सन से, तो ब्लैक ड्वार्फ बनेगा। यानी कहने का मतलब समझ गए होंगे। 1.4 ms को चंद्रशेखर यूनिट भी कहा जाता है, इसे सी चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब देखते हैं एक फर्स्ट केस, स्टार इज ग्रेटर देन 1.4 ms। और चूंकि स्टार का मास जो है सूर्य के मास से 1.4 गुना ज़्यादा है, इसका मतलब है स्टार में हैवी एलिमेंट है, इसका मतलब इसका एटॉमिक मास भी ज़्यादा होगा। एटॉमिक मास ज़्यादा है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन भी ज़्यादा होगा। हम जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो नंबर ऑफ ऑर्बिट भी ज़्यादा ही होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट ज़्यादा होने से इलेक्ट्रॉन पे वीक फोर्स लगेगा। ठीक है, न्यूक्लियस के द्वारा कैसा भी फोर्स लगेगा? वीक फोर्स लगेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से क्विट करता जाएगा। केस में न्यूट्रॉन या पल्सर स्टार बनता है, जो कि हमारा स्टेज 4 होता है। ठीक है, अब स्टेज 5 हम देखते हैं। स्टेज 5 में क्या हो रहा है? न्यूट्रॉन और पल्सर स्टार है, जैसे मान लीजिए। अब ये देखते हैं यहाँ पे हम 4 ऑर्बिट बनाए हैं, वैसे मतलब मान लिए 4 ऑर्बिट है। ठीक है, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्विट करता जाएगा, फिर से इलेक्ट्रॉन क्विट करेगा, फिर से इलेक्ट्रॉन क्विट करेगा, और इलेक्ट्रॉन क्विट करते करते एक ऐसा केस आएगा कि सिर्फ न्यूक्लियस ही रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम देख रहे हैं ऑब्जर्व करने पे इसका साइज लगातार डिक्रीज करते जा रहा है। ठीक है, साइज डिक्रीज कर रहा है मतलब वॉल्यूम भी डिक्रीज कर रहा है, लेकिन मास पे क्या फर्क पड़ रहा है? क्योंकि हम जानते हैं किसी भी एटम में उसका सारा मास उसके न्यूक्लियस में होता है, लेकिन वो तो डिक्रीज हो नहीं रहा है, वो तो कांस्टेंट है। इसका मतलब वॉल्यूम डिक्रीज होने से डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज करने से डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, और ये जो न्यूक्लियस बचता है इसका डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसी को हम हाई डेंसिटी वाले इसी हाई डेंसिटी वाले तारे को हम ब्लैक होल नाम देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस है जब स्टार का मास जो है 1.4 ms से कम है, यानी तारे का द्रव्यमान जो है सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 गुना कम है। इसमें क्या होता है? इसका मतलब है कि ये लाइटर एलिमेंट से बना है। ठीक है, तो इसका एटॉमिक मास भी कम होगा, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कम होंगे।
तो इलेक्ट्रॉन पे स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा न्यूक्लियस के द्वारा, और वो जो है मतलब क्विट नहीं कर पाएगा। जब क्विट नहीं कर पाएगा तो उस केस में स्टार जलता रहेगा। और उसके बाद जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे कोयला को मान लीजिए, जब कोयला जलता है तो उसके बाद वो उजला उजला कलर का राख बन जाता है जब गर्म रहता है। तो उसी तरह से जब वो स्टार जलता रहेगा तो उसी को हम वाइट ड्वार्फ बोलते हैं, यानी श्वेत वामन बोलते हैं। जब वो ठंडा होगा तो काली पड़ जाती है, इसी को हम ब्लैक ड्वार्फ बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे सूर्य का फ्यूचर क्या है। चूँकि 1.4 ms से कम बोल रहा है, लेकिन 1.4 ms से कम तो हमारा सूर्य का मास भी है, क्योंकि हम बात ही कंपेयर ही सूर्य के मास से कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे सूर्य का भी फ्यूचर जो है वो ब्लैक ड्वार्फ ही है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है। तो हमारे पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा सन है, उसके बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी आती है, फिर अल्फा सेंचुरी आती है। तो आज तक के लिए बस इतना ही। आगे हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में गैलेक्सी क्या है, उसके बारे में हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अपना कुछ सजेशन हो या फिर कोई डाउट हो तो पूछना ना भूलें। तो थैंक यू।